जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 शुरू होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। तो वह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल रूप से तैयार किया गया है और लेकिन आप उसको किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। सभी एग्जामों में वो क्वेश्चन आपको आते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि सबसे मैं अलग रखता हूं कि एक बार स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ ले, उसके बाद उसे किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए जीएस कहीं से भी पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योग के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कुल कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। ऑप्शन लिखे 950 करोड़ रुपए का, 650 करोड़ रुपए का, 850 करोड़ रुपए का या 1050 करोड़ रुपए का। तो आपका राइट आंसर है यहां पर 1050 करोड़ रुपए का, 1050 करोड़ रुपए का, 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में मुख्यमंत्री योगी जी ने। तो समझ लेना है यहां पर हमको कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये योजना है के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या इसको हमें समझना है कि इस योजना को 25 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना को जो शुरू किया गया वो 25 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। इसमें क्या है कि इसमें ये मुख्य रूप से कन्याओं के लिए स्टार्ट की गई है, कन्याओं के लिए, यानी कि ये जन्म से लेकर जब तक कन्या स्नातक की परीक्षा पूर्ण नहीं कर लेती है तब तक ये योजना उसको लाभ देगी। तो ये कन्याओं के लिए शुरू किया गया है। कन्याओं के लिए जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई जब तक स्नातक की परीक्षा वो नहीं कर लेती है तब तक इसके लिए वह योजना लाभ पहुंचाएगी। यानी कि इस योजना में पहले कन्या को 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बजट में बढ़ा करके 25,000 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि कन्या को 6 किस्तों में ये 25,000 रुपए मिलेंगे उसकी पढ़ाई के लिए, जब तक कि वो अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा पास नहीं कर लेती है। तो बहुत ही अच्छी योजना ये शुरू की है 25 अक्टूबर 2019 से, और जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। आगे भी इस योजना से संबंधित यह धनराशि बढ़ाई जा सकती है। तो अभी जो इस बजट में प्रावधान किया गया है 15,000 से लेकर 25,000 रुपए इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको इसको करना है इंपॉर्टेंट रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है। तो यहां पर अर्थव्यवस्थाओं के नाम दे रखे हैं कि पूंजीवाद से संबंधित है, समाजवाद से संबंधित है या मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये साम्यवाद से संबंधित है। तो ये है हमारा पूंजीवाद से संबंधित। और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था यहां पर लिख सकते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी इसको कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था। तो एकाधिकार शब्द पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से या निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इससे तात्पर्य यह होता है, इस अर्थव्यवस्था से संबंधित तात्पर्य यह होता है, अगर यदि क्वेश्चन आपको आ जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है मूल रूप से, तो अर्थव्यवस्था मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन वर्गीकरण के आधार पर वो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। तो ध्यान रखना है
इस निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या तात्पर्य है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि इसमें जो भी संसाधन होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का यानी कि निजी क्षेत्र का एकाधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को एकाधिकार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, या निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जैसे अमेरिका देश में तो जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, एक तो यही है निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में आता रहता है। तो मूल रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिस पर प्राइवेट सेक्टर का यानी कि निजी क्षेत्र का एकाधिकार होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिस पर समस्त प्रकार के संसाधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है और निजी क्षेत्र का कम होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाजवादी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दे रखे 1952, 1957, 1959 या 1954 में। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी आपकी 1954 में। तो यहां पर देखना है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एक्ट के तहत 1951 में ये आया था, और इसी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1954 में। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में इस निगम की स्थापना की गई कि उत्तर प्रदेश में जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री और मध्यम उद्योग, तो ध्यान रखना लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। और कब की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसी भी परीक्षा के लिए आता है कि डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है, यानी कि डेंगू बुखार जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है। तो यहां पर मच्छरों के नाम लिखे, एडीज इजिप्ट, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलीज कैल्सिफेसिस मच्छर और मंसोनिया यूनिफॉर्मिस मच्छर। तो डेंगू होता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तो समझ लेना कि डेंगू बुखार में क्या होता है। डेंगू बुखार में जो होता है उसमें हड्डियों में और हड्डियों के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है और तेज बुखार आता है। तो ध्यान रखना, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो डेंगू में हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होता है और ज्वाइंट में, जोड़ों में भी बहुत ज्यादा पेन होता है, और इसमें बहुत तेज बुखार आता है। क्या आता है? इसमें बहुत तेज बुखार आता है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इस क्वेश्चन को, यानी कि मच्छरों के कुछ नाम आते हैं, जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर नाम आता है। दूसरा एडीज मच्छर का नाम आता है, एडीज मच्छर का नाम आता है। तीसरा एडीज इजिप्ट मच्छर का नाम आता है, और एक मच्छर का नाम आता है यहां पर क्यूलेक्स मच्छर। तो इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछता रहता है। जिससे मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया डिजीज होती है, मलेरिया, जो कई दिनों तक उसमें फीवर की स्थिति रहती है। एडीज मच्छर से होता है डेंगू ज्वर या डेंगू बुखार होता है। एडीज इजिप्ट से होता है चिकनगुनिया, बड़ा नाम सुने होंगे कि चिकनगुनिया हो गया इसको, तो चिकनगुनिया होता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। और क्यूलेक्स मच्छर से होता है एक रोग होता है फाइलेरिया डिजीज, फाइलेरिया बीमारी होती है।
और फाइलेरिया डिजीज में होता है कि व्यक्ति का जो नीचे का पैर होता है, घुटने से नीचे का, वो बहुत ही मोटा हो जाता है। तो इस तरह से इन मच्छरों के द्वारा ये निम्न बीमारियां होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे करेंगे यहां पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छाप लेना, इसको आता ही आता है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, दो आब क्षेत्र। दो आब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ये क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र जिसका निर्माण होता है, इस क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो कछारी मिट्टी से होता है, कछारी मिट्टी से होता है। और कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। और इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी। तो ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और इस मिट्टी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए अवसाद से। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और यही मिट्टी लगभग भारत के 40% क्षेत्रफल पर है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत के कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो वो कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या चिकनी मिट्टी होती है। तो इसका निर्माण होता है दो नदियों के द्वारा, जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। यहीं पर एक चीज याद करना है आपको, पंचाब क्षेत्र भी बोलते हैं, पंचाब क्षेत्र। पंचाब क्षेत्र का मतलब होता है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंचाब क्षेत्र कहलाता है। जैसे पंजाब क्षेत्र की भूमि जो होती है, पंजाब क्षेत्र की भूमि का निर्माण जो हुआ है वो पंचाब नदियों के द्वारा हुआ है, पंचाब क्षेत्र का निर्माण हुआ है 5 नदियों के द्वारा हुआ है। वो 5 नदियां कौन सी है? चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी। तो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो पंचाब क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर बात समझने की है, जल संभर क्षेत्र बोलते हैं जहां पर जल का संरक्षण किया जाता है, जहां पर जल का रखरखाव किया जाता है उसको जल संभर क्षेत्र बोलते हैं। जल विभाजक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कि ऐसा क्षेत्र जो नदियों के जल को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जो नदियों के जल को 2 भागों में डिवाइड कर देता है उसको जल विभाजक क्षेत्र बोलते हैं। और दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। और तराई क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो दलदलीय क्षेत्र होता है, जो नमी युक्त क्षेत्र होता है, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा जबरदस्त पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। तो दे रखे अरावली, कामेट, काराकोरम, नंदा देवी। तो अरावली हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत हिमालय पर्वत श्रृंखला को अगर यहां पर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये बिल्कुल अलग क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये हिमालयी क्षेत्र है और अरावली क्षेत्र जो आता है वो यहां आता है, यानी कि इससे बिल्कुल हटा हुआ भाग है, बिल्कुल हटा हुआ भाग है। तो अरावली क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। तो यहीं पर ध्यान रखना है बेटा, कामेट पर्वत है जो नेपाल के अंतर्गत आता है, काराकोरम भारत के अंतर्गत आता है, लद्दाख क्षेत्र में आता है, नंदा देवी उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में आता है नंदा देवी पर्वत, या नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां पर है? लद्दाख में है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। आपको मैंने पीछे बताया था कि यहां पर पड़ती है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला, यहां पर पड़ती है काराकोरम। और काराकोरम दर्रा जो होता है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा होता है। और केटू जो पर्वत चोटी है, केटू पर्वत चोटी है इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी एक धनुष की आकार की पर्वत श्रृंखला है हिमालयी पर्वत श्रृंखला। और ध्यान रखना, हिमालयी पर्वत श्रृंखला पूरे संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसी कारण इस पर्वत श्रृंखला पर ऊंचे ऊंचे पठार, विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो याद करना बेटा, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे
इसी में एक आगे क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सिंगरौली क्षेत्र में और उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र, और सिंगरौली क्षेत्र जो आता है वो सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है, यहां पर अत्यधिक रूप से कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी ध्यान रखना कि भारत में कोयले के भंडार, जैसे रानीगंज में भी कोयले के भंडार होते हैं, रानीगंज, और रानीगंज आपका आता है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। ऐसे ही कोरबा आता है जो झारखंड में है। झरिया की खान भी आपकी झारखंड में है। और ध्यान रखना है इसमें आपको दार्जिलिंग क्षेत्र भी आपका आता है। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल में आता है, ये भी कोयले के लिए जाना जाता है। तो बहुत ज्यादा। और एक क्वेश्चन आता है मयूरभंज क्षेत्र भी आपका बहुत ज्यादा आता है, जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोयले का यदि सबसे अधिक भंडार देखें तो वो झारखंड राज्य के पास है। कोयले का जो सबसे अधिक भंडार है भारत में वो झारखंड राज्य के पास है, और इसी को हम कोयला स्टेट भी कहते हैं। कोयला स्टेट, इंपॉर्टेंट करना। और सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन जो करता है वो राज्य करता है छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है झारखंड में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। और लेकिन छत्तीसगढ़ कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। पूरे विश्व में देखें तो कोयला सबसे ज्यादा चीन में होता है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखने की बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 डिग्री इस रेखांश पर, 82.5। तो ध्यान रखना, 82.5 ईस्ट देशांतर पर, यानी कि 82.5 इसको बोलते हैं 82.5 ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर पर अपनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना। पहले ये नैनी स्थान पर था, जो इलाहाबाद के निकट था, इलाहाबाद शहर के निकट। लेकिन इसी को देखें, वर्तमान में ये रेखा है, ये वाली, तो ये गुजरती है अब नैनी से ही गुजरती है, लेकिन अब ये मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आती है। और यहीं से पूरे भारत का मानक समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? पूरे भारत का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम मापा जाता है पूरे भारत का। तो इसको भारत की मानक समय रेखा भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर खींची गई है? 82.5 ईस्ट देशांतर पर। कहां से खींची गई? नैनी से। और नैनी वर्तमान में आता है मिर्जापुर जिले के अंतर्गत। इसी को भारत का बोलते हैं टाइम जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम जोन, यानी कि समय क्षेत्र। और भारत में कितने टाइम जोन है? भारत में एक टाइम जोन है। और पूछता है कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है? वो फ्रांस में है 12 टाइम जोन। उसके बाद रूस में है 9 टाइम जोन। तो ये ध्यान रखना, भारत में 2 टाइम जोन बनाने की बात चल रही है, और एक पूर्वी भारत के लिए और एक पश्चिमी भारत के लिए। तो ये ध्यान रखना है। और बच्चों यहां ध्यान रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा है, इसी ने भारत में सिविल परीक्षाओं का, नागरिक सेवाओं का सूत्रपात किया था, उनका उद्घाटन भी किया था। और ध्यान रखने की बात है, इसी ने ही पुलिस थानों की व्यवस्था की है, यानी कि पुलिस स्टेशनों की भी व्यवस्था की है, तो भारत में। और ध्यान रखना, जो दरोगा पद बनाया है, दरोगा पद भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बनाया है। तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, भारत में सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बेटा यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो विलियम बेंटिक बना था। और विलियम बेंटिक ने ही भारत से सती प्रथा का अंत किया था। किसका अंत किया था? सती प्रथा का 1829 में नियम 17 के द्वारा। तो नियम 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारत से सती प्रथा का अंत किया था 1829 में नियम 17 के द्वारा। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछ लेता है बेटा, याद करना है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में कौन शामिल थे? तो ध्यान रखना, इसमें अभिनव कुमार चौधरी भी थे, जिया राय भी थे, और इसमें ये चौधरी शब्द है यहां पर, चौधरी सिंह चौधरी। तो 3 बच्चे थे यहां पर, अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय और चौधरी सिंह चौधरी। तो अभिनव कुमार चौधरी को सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया था, यह पुरस्कार। और इन दोनों को, जिया राय को और चौधरी सिंह चौधरी को, खेल के लिए दिया था। तो क्वेश्चन ये आपको बहुत ज्यादा आता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों के नाम थे अभिनव कुमार चौधरी, जिनको सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया था, और जिया राय और चौधरी सिंह चौधरी को खेल क्षेत्र के लिए दिया था वीर बाल पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो यानी कि आंसर हो गया उपरोक्त सभी। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध जो 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, वो युद्ध समाप्त हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। तो और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1971 में। ध्यान रखना, तो बांग्लादेश जो पूर्वी भारतीय क्षेत्र था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान बना वह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध के रूप में जाना जाता है, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, इस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला है। कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला है, जिसकी रचना की थी 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये गीत 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। किसके समय? बंगाल विभाजन के समय लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में। और ये पहली बार 1896 को गाया था, सॉरी ये नहीं, और ये ध्यान रखना गाया नहीं गया था। तो ये जो गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1905 में, बंगाल का जब विभाजन हुआ था। और ये आज अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पर ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है। 1969 में इसकी डेट फिक्स है 19 जुलाई 1969। तो 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। कितनी बैंकों का हुआ था? तो ये ध्यान रखना, कितनी बैंकों का हुआ था? यहां पर इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में, पहली बार हुआ था। और ध्यान रखना, दूसरी बार हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। दूसरी बार हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अभी तक जो भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो 2 बार हुआ है। 1969 में हुआ है और 1980 में हुआ है। पहली बार हुआ था 14 बैंकों का, दूसरी बार हुआ था 6 बैंकों का। और ध्यान रखना बेटा,
ये डेट विश्व में जानी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट करके 19 जुलाई 1969 क्यों जानी जाती है? क्योंकि इसी तिथि को पहली बार मानव यानी कि वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंचा था। चंद्रमा की धरती पर भी मानव पहली बार 19 जुलाई 1969 को पहुंचा था और पहुंचने वाला था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर पहुंचने वाला, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला वैज्ञानिक था, नील आर्मस्ट्रांग। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। मैं चौथा प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित लेकर हाजिर होऊंगा। इसको पढ़िए, इसका एनालिसिस करिए, इसको बिल्कुल क्लियर करिए। मैं बिल्कुल आपके लिए रेडी हूं, बिल्कुल तैयार हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर तैयार हूं। आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको पास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।